Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your biophysics teacher, and today we are going to start with the chapter spectrum, or rather finish our chapter spectrum. Lecture number 34. ठीक है, अब हम लोग ने लाइट ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर लिया, यही लास्ट उसका टॉपिक है। तो लाइट अभी तक जितना भी हम लोग एटमॉस्फेयर में देखते हैं, हम लोग को किस कलर की दिखाई देती है? वाइट कलर की। मतलब अगर जिस कलर की लाइट निकल रही है उस कलर की दिखाई देती है, लेकिन वाइट लाइट अगर किसी सोर्स से निकली है, जैसे ये वाइट लाइट है तो वाइट ही दिख रही है। तो एयर की क्या प्रॉपर्टी है, मतलब एयर क्या, लाइट की क्या प्रॉपर्टी है कि वो एयर में, लाइट जब एयर में ट्रैवल करेगी तब उसकी स्पीड ऑफ लाइट, जैसे आपको ये पता है स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो वाइट लाइट के 7 बैंड्स हैं, है ना। वाइट लाइट 7 बैंड्स ऑफ कलर से जुड़ के बनी है। किससे? विबग्योर से। हाँ, विबग्योर से जुड़ के बनी है। और ये विबग्योर में क्या है, इन सभी का, ये सारी अलग अलग लाइट है, अलग अलग वेवलेंथ्स की, है ना। अब जब तक ये एयर में रहती है तो इन सबकी लाइट क्या रहती, सबकी स्पीड क्या रहती है, एकदम कांस्टेंट, मतलब सब एक ही स्पीड से चलती है, इसीलिए आपको ये बैंड में दिखती हैं। सब जब एक ही टाइम पे पहुंचेंगी तो एक ही टाइम पे परसीव करेगी प्यूपिल, तो आपको वाइट लाइट वाइट ही दिखती है, जिस कलर की सोर्स निकल रही है एयर में वही दिखती है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही ये विबग्योर आ जाती है या फिर वाइट लाइट आ जाती है किसी दूसरे मीडियम के सामने, सच एज अ प्रिज्म और वाटर, ठीक है, तो ये वाइट लाइट इससे टकरा के इस बैंड में टूट जाती है। क्यों? हाँ, क्योंकि सबकी अलग अलग, हाँ, वेवलेंथ सबकी अलग अलग है। वेवलेंथ तो अलग इसमें भी थी, वेवलेंथ तो जिसकी जो है, हाँ, तो वेवलेंथ तो इनकी सबकी अलग है ही, लेकिन दूसरा मीडियम क्या करता है, वो स्पीड ऑफ लाइट को गिरा देता है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट होती ही इस वजह से है। किस वजह से? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आता है। अगर रेयरर से डेंसर में जा रही तो हाँ, तो हाँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो इसका नॉर्मल यहाँ से गिरेगा तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने चालू हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है, तो इतना तो हुआ, यही होता है स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम होता है ये जो बैंड है कलर्स का, ठीक है, दिस इज आवर स्पेक्ट्रम। इसी बैंड ऑफ 7 कलर्स को स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इस फिनोमिना को डिस्पर्जन कहते हैं। जब ये वाइट लाइट जाके टूटे 7 कलर में, अब ये सिर्फ प्रिज्म में नहीं करके देगा, ये कोई भी मीडियम जो स्पीड ऑफ लाइट को कम करे वो करके दे देगा। वाटर भी करके देता है, तभी आपको रेनबो दिखता है ना। रेनबो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिस्पर्जन का, ठीक है। इतनी बात हुई। और जहाँ तक वेवलेंथ की बात है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है हमारी रेड कलर की, ठीक है, अराउंड 800 नैनोमीटर। और सबसे कम वेवलेंथ होती है हमारी वायलेट की, 400 नैनोमीटर। और अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में चाहिए तो इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग और 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, या फिर हम लोग कहें अगर, या फिर स्कैटरिंग बाद ही में आते हैं, ऐसे समझ लीजिए जो ये बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ के। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी बेंडिंग सबसे कम, जैसे कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा
इसीलिए वो स्कैटर या फिर बेंड सबसे कम की, है ना। ठीक है, इतना तो हुआ। तो स्पेक्ट्रम में है इतना ही। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आते हैं, या फिर नहीं, एक चीज और इसमें टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब होता क्या है कि सन जो होता है उसमें से बहुत सारी वेव्स निकलती हैं। अब उसमें से आप कुछ देख सकते हो और मेजॉरिटी नहीं देख सकते हो। तो जो देख सकते हो उसको हम लोग कहते हैं विजिबल रेडिएशंस, और जो नहीं देख सकते इनविजिबल रेडिएशन, विजिबल लाइट में इनविजिबल लाइट। अब जिस देख सकते हो या नहीं देख सकते हो वो डिपेंड करेगा उसकी वेवलेंथ पे। ठीक है, आपकी आईज एक लिमिट तक वेवलेंथ परसीव कर पाती है, उसके ऊपर या नीचे की वेवलेंथ वो नहीं परसीव कर पाती। लेकिन उतना हम लोग को डिटेल में नहीं जानना है, हम लोग को हर एक रे की बस यूज एक एक याद कर लेते हैं, क्योंकि नेम द फॉलोइंग आता है, या तो बोल देता है उल्टा कि एक्सरे का कोई यूज बता दो, या फिर बोल देगा कि बोन फ्रैक्चर कैसे डिटेक्ट होता है, एक्सरे से होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा गामा रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। अब गामा रेज की क्या स्पेशलिटी, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है इनमें, तो ये पेनिट्रेट बहुत ज़्यादा करती है। तो इसका एक यूज़, या तो सब लोग लिखना चालू ही कर दीजिए, ये हेडिंग डालिए और एक एक बस सबका यूज़ लिख लेते हैं। लिखिए सबसे पहले गामा रेज, और उसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं हाई पेनिट्रेटिंग पावर। और इनका जो चार्ट है कि इनकी वेवलेंथ है कितनी, बिलो 0.01 नैनोमीटर, ये आप लोग अपने बना सकते हैं कॉपी में, तो लिखा ही हुआ है। हम लोग बस एक एक इजी सा फंक्शन लिख लेते हैं। गामा रेज में लिख लीजिए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स एंड ट्यूमर्स। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स एंड ट्यूमर्स। पीछे से ऑन कर लीजिए बेटा। फिर एक्स रेज। एक्स रेज का तो बहुत ही इजी फंक्शन है। हाँ, डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स, इनकी भी पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी होती है ना। और हमारी गामा रेज, और अभी तक एक्सरे भी हम लोग देख नहीं सकते, है ना। हाँ ठीक है, क्योंकि ये वेवलेंथ हमारी परसीवेबल नहीं है, ये सारी इनविजिबल लाइट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरे का लिख लिया, हाँ, डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर। फिर थर्ड है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। पूरा ही नाम लिख दे रहा। लिखा अल्ट्रावायलेट रेज। अब इसके फंक्शन में लिख लीजिए फॉर स्टेरिलाइजिंग पर्पसेस। जैसे अगर ऑपरेशन थिएटर में हमारी जितने भी अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है ना, हाँ, इक्विपमेंट्स, और हाँ, मारने के लिए एक चेम्बर में इसको डाल देते हैं और वहाँ पे यूवी रेज का बोम्बार्डमेंट होता है इन पे, और स्टेरिलाइज हो जाते हैं। स्टेरिलाइज मतलब, हाँ, इससे इम्प्योरिटी भी चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको इनका प्रिज्म, मतलब इनका स्पेक्ट्रम बनाना है, जैसे हमारा एक वाइट लाइट का तो स्पेक्ट्रम एक नॉर्मल प्रिज्म से हो जाता है, लेकिन इनका स्पेक्ट्रम अगर देखना है तो एक क्वार्ट्ज प्रिज्म यूज़ किया जाता है। ये बुक में दिया हुआ है। मेरे ख्याल से नहीं दिया होगा। चलिए, नहीं दिया है। इट इज अ काइंड ऑफ प्रिज्म जिससे यूवी रेस का स्पेक्ट्रम बन जाता है। और इनका फंक्शन लिख ही लिया, क्या है फंक्शन यूवी रेस का, स्टेरिलाइजिंग पर्पस। फिर फोर्थ लिख लीजिए IR रेज, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड नहीं दिया है,
अच्छा, तो फोर्थ लिख लीजिए फिर विजिबल लाइट भी। विजिबल लाइट लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस वजह से, इसका तो नाम ही में छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये विजिबल लाइट है, इसका पर्पस क्या होगा? बेसिकली आपके आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स को देखने में यही मदद करेगा, क्योंकि यही तो सब पे गिर रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है जो दिख रहा है आपको। और इसकी जो हमारी वेवलेंथ जो आइज परसीव कर सकती है दैट इज बिटवीन 400, हाँ अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में निकालना है तो 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसकी यही रेंज रहती है। ठीक है, इन लोग इसकी 0.01 से कम रहती है, फिर उसके बाद और बढ़ती है, पर यही हमारी जो रेंज है यही, इसीलिए हम परसीव कर पाते हैं उसको, वरना एटमॉस्फेयर में तो है ही ये सारी रेज, लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे हैं इनको। फिफ्थ, हाँ IR रेस, इंफ्रारेड रेस, ये इनकी स्पेशलिटी ये है कि बहुत देर तक ये डेविएट नहीं करती हैं, बहुत लंबी डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकती हैं ये, और ये डेविएट नहीं करेंगी। इसी वजह से इनको यूज़ किया जाता है वही रिमोट्स में, हाँ कैमरा में, जैसे नाइट टाइम जो नाइट कैमराज होते हैं आपको दिखते रहेगा वो रेड होने लगते हैं, है ना, तो उसमें से IR रेज ही निकलते, जैसे इसको भी अभी लाइट्स बंद कर दे तो तुरंत इसमें से इंफ्रारेड इनका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, वो बहुत दूर तक जा सकता है बिना डेविएट किए, और इसीलिए हम लोग रिमोट्स में भी वही यूज़ करते हैं। अब रिमोट आप देखोगे, आप रिमोट के सामने इतने सारे ऑब्स्टिकल होते हैं, आप अपना हाथ भी रखो तब भी वो सिग्नल दे देगा, मतलब अगर उसमें उतनी पावर नहीं है सेल में तो नहीं भेज पाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अपना हाथ भी सामने रखोगे तब भी वो सिग्नल दे देगा, इवन दो कोई इंसान के आर पार भी वो दे सकता है, कोई आगे इंसान खड़ा है उसके सामने से भी रिमोट करो तब भी टीवी ऑन ऑफ हो जाएगी। तो ये इंफ्रारेड इसके काम आता है, ये भी लिख लीजिए, फोटोग्राफी एट नाइट एंड फॉग, और रीज़न लिख लीजिए, ये भी काफ़ी बार पूछता है कि वाई आर इंफ्रारेड यूज, मतलब IR रेज यूज इन फॉर फोटोग्राफी इन द नाइट एंड फॉग, तो आप इसका सिंपल सा लिख सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट स्कैटर, दे डू नॉट स्कैटर। और अगर इनका प्रिज्म, इनका स्पेक्ट्रम हम लोग को बनाना है तो हम लोग यूज करते हैं एक रॉक सॉल्ट प्रिज्म। ये भी बुक में दिया नहीं हुआ है, पर ये दोनों सवाल पूछे गए हैं बोर्ड्स में कि यूवी रेज को अगर आपको स्पेक्ट्रम बनाना है तो कौन सा प्रिज्म आप यूज़ करोगे, तो उसके लिए क्वार्ट्ज प्रिज्म यूज़ करोगे, इसके लिए आप रॉक सॉल्ट प्रिज्म, क्योंकि पिछली पब्लिशर की बुक में ये है 6th, हाँ माइक्रोवेव्स। अब माइक्रोवेव्स क्या होता है, इनमें हीटिंग कैपेसिटी बहुत होती है, बहुत जल्दी ये हीट करने लगती हैं, इसीलिए ये यूज़ किस में होती है, ओवन्स में। माइक्रोवेव ओवन्स में कौन सी वेव्स, कौन सी रेज होती होंगी, हाँ यही आंसर है। ठीक है, तो इसका फंक्शन तो सब लोग लिख ही लेंगे अगर माइक्रोवेव पूछ लिया उसने। फिर उसके बाद लास्ट है हमारी रेडियो वेव्स। हाँ, इन दोनों के नाम में इनका फंक्शन छुपा हुआ है। तो रेडियो वेव्स हमारा टीवी और रेडियो ट्रांसमीटर्स में यूज़ हो जाता है, और रेडार कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है ये। जैसे अगर आप शिप्स में देखोगे ऊपर से वो एक घूमता रहता है, तो वो रेडियो वेव्स ही एमिट करता है अपने से। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया। अब आ जाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या फिनोमेना है, ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, आपकी एक वाइट रे ऑफ लाइट आती है और किसी ऐसे पार्टिकल से अगर वो टकराई जिसकी साइज इस वाइट लाइट के वेवलेंथ से कम है, क्या बोला मैंने, वेवलेंथ से कम है, किसका साइज, हाँ किसी पार्टिकल का साइज,
तो जैसे कि डस्ट पार्टिकल का बहुत ही छोटा साइज, इसके वेवलेंथ से छोटा साइज होना चाहिए, तो क्या करेगा ये वाइट लाइट इसको अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर उसके बाद इसको री एमिट करेगा। तो यही होता है प्रोसेस स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन देन री एमिशन ऑफ द वाइट लाइट फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल्स और द पार्टिकल्स हुज वेवलेंथ हुज साइज इज लेसर या स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट इज पासिंग थ्रू देम। तो इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, जब ये अंदर लेके स्कैटर करता है, री एमिट करता है, तो इसका डिस्पर्जन होना स्टार्ट हो जाता है इस वाइट लाइट का। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं रेनबो में, तो रेनबो में क्या होता होगा, हाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, क्योंकि वहाँ पे जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं। अब हम लोग अगर ये होता कि सिर्फ पानी से जाते ही ये डिस्पर्स कर जाएगा, स्पेक्ट्रम दे देगा, तो हम लोग पानी से पास करें तब तो नहीं होगा, हम लोग को बहुत ही छोटा साइज चाहिए उन पार्टिकल्स का। इसी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो आपको दिखेगा नहीं ऐसे एटमॉस्फेयर में, है ना, तो बारिश के बाद क्योंकि बहुत ही छोटे ड्रॉपलेट्स बच जाते, बारिश के समय भी आपको रेनबो नहीं उतने आसानी से देखने मिलेगा, लेकिन बारिश के बाद जब बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो उसको स्कैटर कर देता है और हमारा विबग्योर में तोड़ के उसको दे देता है। और यहाँ पे जाके यही एक चीज़ लगेगी। अब इसमें तो मेन यही है, एक तो इसकी डेफिनेशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो हम लोग समझ लिए, और दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है कि रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या होगा, कि हम लोग को स्काई क्यों ब्लू दिखता है, क्यों कभी कभी रेड दिखता है अलग अलग टाइम पे। तो उसमें हर आपके एप्लीकेशन में एक चीज़ हमेशा होनी चाहिए, वेवलेंथ जितनी कम स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा, ये आपके हर आंसर में होना चाहिए कि वेवलेंथ जितनी कम होगी स्कैटरिंग उतना ज़्यादा होगा। ब्लू करेगी, वायलेट क्योंकि ब्लू का ही शेड होता है तो इसलिए वो करेगी। अब पहला एप्लीकेशन है कि रेड कलर लाइट इज यूज फॉर डेंजर्स। रेड कलर लाइट आर यूज्ड फॉर डेंजर्स। तो इसका आंसर तो एकदम सही बताया, बस उसी आंसर में ये भी जोड़ लीजिए कि बिकॉज या फिर सिंस द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज वेरी हाई देयरफॉर इट स्कैटर्स वेरी लेस। ठीक है, ये सारे आंसर्स में आ जाएगा। अगर वायलेट की बात हो तो वही उल्टी चीज़ चली जाएगी, तो ये सब सारे आंसर में आ जाएगा ये एक चीज़। फिर दूसरा एप्लीकेशन, स्काई अपीयर्स ब्लू मोस्ट ऑफ द टाइम। Sky appears blue most of the time। ऐसा क्यों होता होगा? कुशाग्र, आपका कोई गैस, किसी का कोई गैस? उसका आंसर उन्होंने दिया था बीच में, जो आपने बोला था ब्लू सबसे ज़्यादा डेविएट करती है, वही है इसका आंसर। लेकिन दूसरे फिर जस्ट उसके नीचे उसने ये भी बोल दिया कि वाई डू स्काई अपीयर रेड ड्यूरिंग सनसेट। तो कभी ब्लू दिख रहा है, कभी रेड दिख रहा है। हाँ, यही है की पॉइंट। हाँ, गुड। जैसे आप देखोगे कि जैसे नून के बाद क्या होगा, आपको
ये हम लोग अर्थ मान ले रहे हैं और ये उसका एटमॉस्फेयर मान ले रहे हैं। वैसे तो अर्थ के अंदर बनेगा एटमॉस्फेयर, लेकिन इमेजिन कर लीजिए उसके बाहर हम लोग बना दिए हैं ताकि देख लें कैसे स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग तो अंदर ही होगी लेकिन बाहर दिखा दिए। और सन अब नून पे तो यहाँ पे होता, अब थोड़ा सा यहाँ पे आ गया है। अब इससे रेज ऑफ लाइट निकली और यहां पे स्कैटर कर गई। अब जब ये स्कैटरिंग हुई तो फिर ये एक चीज आ गई इस रोल में, स्कैटर हुई तो क्योंकि इसने ज्यादा डिस्टेंस नहीं था इतने में, यहां पे ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, तो रेड कलर नहीं डिस्पर्स हुई, हमारी रेड कलर नहीं डिस्पर्स हुई। और जो डिस्पर्स की वो नीचे की बैंड में नीचे वाली कलर्स में डिस्पर्स कर गई, मतलब वायलेट यहां पे डिस्पर्स कर गई क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम, इस वजह से सिर्फ यही डिस्पर्स की। और ये डिस्पर्स की तो पूरे एटमॉस्फेयर में, मतलब पूरे यहां पे स्काई में वायलेट कलर ही स्कैटर की है। इस वजह से हम लोग को नून के बाद स्काई ब्लू दिखता है। और होता क्या है, अब नून की बात करें कि जब एकदम पीक होता है धूप, सन जब एकदम ऊपर रहता है जैसे 12 o'clock, तो क्यों वाइट दिखेगा? हाँ, क्योंकि डिस्टेंस इतनी है ही नहीं, डिस्टेंस इतनी है ही नहीं, तो वायलेट जिसकी वेवलेंथ बहुत ही कम है, क्योंकि उसकी भी डिस्टेंस इतनी छोटी हो गई, इस वजह से वो तक नहीं डिस्पर्स कर रही है। फिर सनसेट की बात करें तो सनसेट में सन यहां पे पहुंच जाएगा, है ना। देखिए कितना अच्छे समझ गए, नून, आफ्टरनून, फिर उसके बाद सनसेट, इवनिंग। अब डिस्टेंस बहुत बढ़ गई, तो यहां से यहां तक पहली बात पहुंच ही पाती है हमारी ऊपर के बैंड ऑफ लाइट्स। जैसे अगर मैं लिख दूं यहां पे VIB, हाँ कोई बात नहीं, समझ जाइए। तो इन दोनों केसेस में तो पहले वाले केस में तो सारी ही चली आई, है ना, सारी चली आई। दूसरे वाले केसेस में आई सारी, लेकिन ये जो नीचे की लाइट है ये वाली डिस्पर्स ही नहीं की, सिर्फ ऊपर वाली डिस्पर्स की है हमारी, ठीक है। उसमें से भी सिर्फ ये वाली, क्योंकि डिस्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब सन यहाँ पे पहुँच गया तो ये वाली तो पहुँच ही नहीं पाई, है ना, वेवलेंथ बहुत ही कम, तो पहुँच ही नहीं पाई। पहुँची कौन? नीचे वाली, येलो, ऑरेंज और रेड। और उसमें से भी वैसे तो आपको देखेंगे, अब ये एकदम सही भी है कि आपको सबका मिक्सचर ही दिखेगा, तो उसका रीज़न यही है, पर उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट यही रहता है क्योंकि ये सबसे कम डिस्पर्स करेगी, आएंगी सब, ठीक है। और आप देखेंगे जैसे जैसे सनसेट बढ़ता रहेगा, मतलब इवनिंग जब आप देखेंगे 6 बजेंगे, 7, 7:30, तो धीरे धीरे स्काई पहले तो येलोइश दिखेगा, फिर ऑरेंज, येलोइश, ऑरेंज, फिर जाके रेड दिखने लगेगा, पूरा ही स्काई रेड। क्योंकि जब सन इतनी दूर पहुंच गया है, उसके बाद जब और ज़्यादा इवनिंग हुई तो डिस्टेंस और बढ़ गई है, या फिर एकदम सही नहीं बनाई है, डिस्टेंस और बढ़ गई, तो अब पहुंच ही पा रही है सिर्फ यही लाइट, तो इसी का सिर्फ स्कैटरिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो हम लोग बात तो सिर्फ सेकंड वाले फिनोमेना के कर रहे थे, लेकिन इसी में सब आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, हाँ इसको समझ ही लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें अगर कि स्काई वाइट क्यों दिखता है, वो होता है हमारा नून के टाइम पे। और ये बात भी है कि मॉर्निंग में भी हम लोग, मॉर्निंग में तो येलोइश ज़्यादा दिखता है, रेड, येलो, है ना। फिर से ये तीनों का ही, वैसे हम लोग एग्जैक्टली बोले तो ये तीनों का ही दिखता है हम लोग को मिक्सचर, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि ये सेम केस यहाँ पे भी होता रहेगा, है ना। मॉर्निंग में सन ऐसे पूरा चलता रहेगा, तो मॉर्निंग में यहाँ पे तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, तो पहुँच ही पाई सिर्फ ये तीनों लाइट,
येलो, ऑरेंज और रेड, तो उन्हीं की स्कैटरिंग हुई। फिर पहुंचा नून पे, बीच की चीज़ नहीं बना रहे, फिर डायरेक्ट नून पे पहुंचा, डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया, तो वाइट लाइट पूरा बैंड ही आ गया अपने पास, और डिस्टेंस क्योंकि बहुत ही कम थी तो उनमें उतनी एनर्जी रही कि वो स्कैटर नहीं किए, है ना। वेवलेंथ सबकी भले ही वायलेट की कम थी, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम थी, सबकी एनर्जी अब अपने पास थी, वो स्कैटर नहीं किए। फिर उसके बाद जब नून के बाद आगे चली, जब दोपहर में आ गया, जब सन थोड़ी सी और दूर हुआ, तब क्या हुआ, क्योंकि अब डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ी है, बहुत सारी रे ऑफ लाइट रही हैं, लेकिन जिनकी वेवलेंथ बहुत कम है वो अब स्कैटर करना चालू कर देंगी, है ना। तो वेवलेंथ किसकी कम है, ऊपर वाले कलर्स की, और उसमें से भी सबसे ज्यादा कम इसी की है, वायलेट की। तो इस वजह से ये स्कैटर करना चालू कर देगी। तो फिर से वही यहां पे लगा देंगे एक ही चीज, वेवलेंथ कम तो स्कैटरिंग ज्यादा। तो क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ही कम, तो यही पूरे एटमॉस्फेयर में स्कैटर कर गई, बाकी सारी नहीं स्कैटर की। इसी वजह से आपको दिखी सिर्फ वायलेट लाइट, जो कि ब्लू के शेड में आपको दिखी है। फिर उसके बाद वही सेम केस, जैसे जैसे सन और दूर होता गया, फिर ये सारी रे ऑफ लाइट पहुंचना बंद हो गई हैं, पहुंच रही है सिर्फ नीचे वाली, जितनी दूर होता जाएगी और नीचे आते जाएगा सन, ठीक है। तो लास्ट में सिर्फ रेड ही पहुंचती है, ठीक है। तो एक ही साथ 3 केसेस हमारे हो गए। फिर दूसरा केस ही यही है। अच्छा, स्काई अपीयर्स ब्लू मोस्ट ऑफ द टाइम में, पॉइंट अब लिख लीजिए, ये तो हम लोग समझ लिए, लिखेंगे कैसे, बस 2 लाइन लिख लीजिए। पहला पॉइंट है डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर्स ब्लू और ब्रैकेट में वायलेट लाइट मोस्ट, ये आपके आंसर में होना चाहिए। बाकी कहानी आप कुछ भी लिखिए कि मैं पतंग उड़ा रहा था या फलाना ढिमकाना। फिर दूसरा, डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट, पूरा लिख लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज वेरी शॉर्ट, या फिर लेस, अरे मतलब फीलिंग समझिए, कंपैरेटिवली, ठीक है, कंपैरेटिवली भी लिख लीजिएगा। फिर थर्ड एप्लीकेशन था स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट्स, ये भी हम लोग ने कर लिया है। और इसके पॉइंट्स में लिख लीजिएगा कि लाइट ट्रैवल्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एंड VIB स्कैटर्स, लाइट ट्रैवल्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एंड VIB स्कैटर्स, ड्यूरिंग द जर्नी लिख सकते हैं। और फिर अगला YOR रीचेज द अर्थ एंड स्कैटर्स, YOR रीचेज द अर्थ देन स्कैटर्स। फिर फोर्थ है स्काई अपीयर्स वाइट एट नून, तो इसके पॉइंट में लिख लीजिए, बस पहला पॉइंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आगे लिख लीजिएगा बिटवीन अर्थ एंड सन। फिर दूसरा है ऑल कलर्स या फिर ऑल रे ऑफ लाइट स्कैटर्स इक्वली, है ना। हाँ, स्कैटरिंग सबसे कम हुई, नहीं ये नहीं बोले, मतलब सारी रे ऑफ लाइट स्कैटर इक्वली ही कर रही हैं, बहुत ही कम स्कैटर कर रही हैं क्योंकि डिस्टेंस ही ज़्यादा नहीं है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होती रहेगी उतनी ज़्यादा लाइट रे को एनर्जी चाहिए, तो जिसके पास जितनी एनर्जी वही वो पाथ ही पहुँच पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ढेर सारे बच्चे बैठे होते हैं, ठीक है, और मैं बोलता कि चलिए रेस लगाइए यहाँ से लेकर उस डोर तक की, कौन डोर तक पहुँचेगा, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन सबसे तेज़ है। जैसे मान लीजिए आप ही दोनों में मैं रेस लगाऊं, यहाँ पे खड़ा कर दिया, जाइए डोर तक पहुँचिए,
दोनों की रेस चालू होगी, दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वली टाइम पे पहुंचोगे। लेकिन वही मैं अगर डिस्टेंस बढ़ा दूं, अब मैं बोलूँ इस पूरी कॉलोनी में आप दौड़िए यहाँ से लेकर रोड तक, तो मुझे पता चलना चालू हो जाएगा किसकी कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है। फिर मैं और बढ़ा दिया कि यहाँ से जाइए कंपनी गार्डन तक, तो और पता चल जाएगा कितना कौन पीछे रह गया। फिर मैं अगर एक क्रॉस कंट्री करा दिया, जैसे क्रॉस कंट्री यहाँ पे हो गया जब सन यहाँ पे पहुँच गया है, तो जिसके पास क्षमता ही नहीं है वो छूट जाएगा, ये आ ही नहीं पाए, क्योंकि बस इसके पास इतनी क्षमता ही नहीं कि वो वहाँ तक पहुँच पाए। पहुँचेंगे सिर्फ ये, फिर उसमें से जैसे जैसे जिसकी क्षमता रही वो पहुँच पाएगा। आखिर में जो जीतेगा वो रेड है। चलिए, अच्छा एग्जाम्पल था, अगर भूलते हैं तो यही एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। फिर फिफ्थ है स्काई अपीयर्स ब्लैक। हाँ, वही दिक्कत आ रही थी। चलिए ब्लैक ही से लिख ले रहे, फिर क्या समझेंगे आप लोग। ब्लैक अपीयर्स, स्काई अपीयर्स ब्लैक व्हेन देयर इज नो एटमॉस्फेयर। हाँ, जैसे कि आउटर स्पेस में जब आप जाओगे, जब अर्थ से बाहर निकलोगे, तो आपको सब कुछ फिर ब्लैक ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं, कोई पार्टिकल ही नहीं है जो स्कैटरिंग कर पाए लाइट की अलग अलग रेज में। और आपको तब सन भी अपना किस कलर का दिखेगा? वाइट दिखेगा। ये येलो हम लोग को इसलिए दिख रहा है ना, हाँ, कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये आप देखोगे बहुत अच्छा ये फिनोमेना है कि नून में आपको सन किस कलर का दिखेगा? वाइट। डिस्टेंस बहुत ही कम, सारी रे ऑफ लाइट पहुंच गई आप तक। फिर उसके बाद नून में, अरे नून बोल रहे हैं, आफ्टरनून में, या फिर मान लीजिए 4-8 बजे के अराउंड आप निकले बाहर, तो सन किस कलर का दिखेगा? येलो। ये सारी नहीं पहुंच पाई, रेस बढ़ा दी गई डिस्टेंस। फिर उसके बाद इवनिंग में किस कलर का दिखेगा? ऑरेंज और रेड दिखने लगेगा। तो यही सेम चीज चल रही है यहाँ पे, और जिस कलर का सन होता जाएगा वही इम्पैक्ट लाएगा आपके मतलब स्काई के कलर में भी। मतलब वो जो रे ऑफ लाइट निकालेगा उसकी भी स्कैटरिंग होती रहेगी। ठीक है, तो सारा डिस्टेंस का ही खेल है और एटमॉस्फेयर का, पार्टिकल्स का। एक कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेने वाले थे कि पार्टिकल के साइज के ऊपर, जिससे आपको क्लियर हो जाए ना कि कौन सा ले लें। जैसे ठीक है, मान लीजिए आप एक वाइट लाइट टॉर्च लिया और उसको पास कराना चालू कर दिए आटे के थ्रू, है ना। मतलब आटा आपने ऐसे हवा में फेंका और पास कराना चालू कर दिया, तो आपकी क्या लाइट स्कैटर करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं कर रही है? हाँ, अभी बहुत बड़ा है। आपने नॉर्मल, अच्छा यहाँ पे तो डस्ट है ही एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे क्यों नहीं स्कैटर कर रही है? अभी भी पार्टिकल बहुत छोटे हैं। हाँ, मतलब अभी भी और छोटा साइज चाहिए हमें। तो ये हम लोग को जो विजुअल, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को देखने को मिलता है, वो कब देखने को मिलता है? रेनबो में ही। रेनबो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रेनबो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना। और रेनबो में एक और अच्छी चीज़ है कि देखिए, अगर बारिश, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए आप लोग के लिए, अगर बारिश मान लीजिए दोपहर में हुई, तो दोपहर में बहुत कम चांसेस है आपको रेनबो देखने को मिले। सब कुछ तो है आपके पास। अच्छा ठीक है, दोपहर में दिखता है कि शाम को दिखता है? दोपहर में दिखता है आपको रेनबो? अवेलेबल तो रहती है। शाम को ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको कि दोपहर में? शाम को। तो दोपहर में वैसे नहीं दिखता है, हम लोग मान लेते हैं कि नहीं दिखता है। कभी दिखा है असल में?
नहीं, 12 बजे 12 बजे पर आपने शाम को कभी ना कभी देखा होगा। वो इस वजह से होता है ना, देखिए वही सेम केस, अगर मान लीजिए दोपहर में बारिश हो गई तो सन बहुत ही पास है तो वो सारी स्कैटर करेंगी इक्वली, इस वजह से आपको वो रेनबो दिखेगा नहीं, क्योंकि इतना पास है तो जो लाइट है उसके पास बहुत एनर्जी है, वो अपने आप को स्कैटर नहीं होने दे रही। लेकिन जब सन दूर चला गया तब जो रे ऑफ लाइट आई उसके पास एनर्जी वैसे ही कम है, उसके पास एनर्जी क्या है, वैसे ही कम है, तब वो जाके डेविएट करेगी, स्कैटर करेगी। इस वजह से आपको शाम को ज़्यादा अच्छा रेनबो दिखता है। ये बेटा होता क्या है कि वाइट लाइट तो तब भी पहुंच रही है, वाइट लाइट पहुंच रही है, लेकिन इतने अमाउंट में नहीं पहुंच पा रही है, ज़्यादा अमाउंट में सिर्फ रेड पहुंच पा रही है। ये सब भी थोड़ी थोड़ी पहुंचती ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये पहुंचती है। और रेड की स्कैटरिंग करना आसान नहीं है, उसमें से जो स्कैटरिंग होती है वो ऊपर वाइट लाइट की होती है ना। तो ये एटमॉस्फेयर का मतलब स्काई का रेड हो जाना, वो हो जाना शाम को, वो जो मोस्ट ऑफ द लाइट है वो उससे होता है। लेकिन तब भी जैसे 10% तो वाइट लाइट ही आ रही है, वरना तो सब कुछ ही ऑरेंज हो जाए, है ना। तब भी आपको दिखेगा स्काई मतलब पूरा ही ऑरेंज नहीं, कहीं कहीं वाइट दिखेगा, हाँ वाइटिश ऑरेंज। तो अब वाइट तो पहुंच ही रही है, तो उसमें से 10% वाइट लाइट जो पहुंच रही है उससे रेनबो बन जाएगा। रेड लाइट से रेनबो बनना मुश्किल है, क्योंकि रेड लाइट में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से वो स्कैटर ही नहीं करती है। अगर आप अपना प्रिज्म भी लेते हो, उसमें से भी अगर आप स्कैटर करना चालू किए तो आप देखोगे, आपका एक क्वेश्चन भी था कि ब्लू लाइट और रेड लाइट को हमने स्कैटर करवाया, क्या वो दोनों अलग अलग स्कैटर करेंगी, है ना। स्कैटर या फिर शायद बेंडिंग का क्वेश्चन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो उसमें भी सेम चलेगा, क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ इतना कम तो वो सबसे ज़्यादा बेंड करेगी, रेड का वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा तो वो सबसे कम बेंड करेगी। अच्छा, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी बहुत अच्छा फिनोमेना मुझे दिखा था, ये मैं एक पढ़ रहा था। देखिए जैसे अगर आप उसमें पढ़ते हो TIR याद है ना, कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस अपना क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर देते हो तो दिखना बंद हो जाएंगी। तो देखिए आपको अभी दिख रहा है कुछ, मतलब इससे देखने की कोशिश करिए, आपको दिख रहा है, और हाँ आपको दिख रहा है, अब दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा सर। यहाँ देखना है कि यहाँ देख? नहीं, नीचे की चीज़ें दिख रही हैं ऊपर। हाँ सर, यहाँ से दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा सर? हाँ दिख रहा है। अब, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने बढ़ा दिया है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, इस वजह से अंदर ही मुझे यहाँ से दिख रहा है, सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी है यहाँ पे दिख रही हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, ये एक फिनोमेना है उसी का। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मैं देखा मुझे नहीं दिख रहा है, तो मुझे समझ में अच्छा ये TIR हो रहा है। फिर लास्ट फिनोमेना है कि लास्ट फिनोमेना यही है, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, है ना। वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स भी आप लिख लोगे, ये वाला केस ना, कि सन का डिस्टेंस बहुत ही कम है तो स्कैटर ही नहीं कर रही है, सबके पास बहुत एनर्जी है। तो यहाँ पे जाके हम लोग ने एप्लीकेशन अपना ख़त्म किया, उसी के साथ ये चैप्टर भी स्कैटर है। हाँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है उसको स्कैटर कराने के लिए। रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, आपको तो वाइट लाइट तब दिखेगी जब किसी चीज़ से टकरा के रिफ्लेक्शन हो आपके पास। आप जैसे स्टार्स में, तो स्टार्स तो एक सोर्स ऑफ लाइट है, स्टार्स पे रिफ्लेक्शन थोड़ी ना हो रहा है जो आपको दिख जा रहा है। जैसे मून, यू कैन सी द मून ड्यू टू रिफ्लेक्शन। आप, हाँ मैं समझ गया कि मैं देखिए आपका पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं फिर उनका। आपने बोला कि क्यों वाइट नहीं दिख जा, आपके हिसाब से फिर सब कुछ वाइट दिखना चाहिए, स्कैटरिंग हो नहीं रही है। तो वहाँ पे आपको चीज़ें तब दिखेंगी ना जब रिफ्लेक्शन होगा। तो सन से लाइट निकली लेकिन कोई चीज़ ही वहाँ नहीं है रिफ्लेक्ट करने के लिए, आपको ये वाइट लाइट वाइट क्यों दिख रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर आपके पास प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर सब कुछ हटा दूँ, हाँ तो ब्लैक दिखने लगेगा।
सब कुछ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, रिफ्लेक्शन तो होना चाहिए। सन तो हर जगह उसकी लाइट लाइट रेंज आ रही है, फिर भी दिख क्यों नहीं रही है? क्योंकि देखिए एक तो जो स्पेस है वो इतना बड़ा, लाइट इन्फिनिटी तक ट्रैवल कर रही है, तो रिफ्लेक्ट होके आएगी कैसे आपके पास? तो इसीलिए लाइट निकल रही है। और जैसे सन के आसपास आप देखोगे तो आपको थोड़ी बहुत लाइट दिखेगी। सन को आप आसपास देखोगे तो सन के इस, जैसे मैंने अगर ये सन बना दिया, आप ये यहाँ पे अर्थ है हमारी और यहाँ पे सन है और यहाँ पे आप निकल के आ गए हो, तो आप देखोगे सन के आसपास तो आपको लाइट दिखेगी ही, लेकिन जब आप इधर देखना चालू कर दिए इस जगह, तो आपको लग रहा है कि यार यहाँ भी तो लाइट पहुँचनी चाहिए और आपको दिखनी चाहिए, लेकिन ये दिखेगी कैसे जब ये होगा आपके पास, ये होना चाहिए ना। लेकिन ये इस चीज़ का तो कोई लिमिट ही नहीं है, ये चीज़ गायब है वहाँ पे, ये चीज़ है नहीं, बात वो है। तो ये चलती चली जाएगी क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि कहाँ तक जा रही है, ये चलती चली जाएगी ऊपर और रिफ्लेक्ट होके आएगी नहीं आपके पास, इस वजह से आपको वो ब्लैक दिखेगा। गए नहीं यार कभी। नहीं सर, मतलब आप खुद भी इमेजिनेशन जब रिफ्लेक्टिंग में सर कितना दूर तक सर जितने जहाँ ऑब्जेक्ट्स होंगे सर वही दिखती है। हाँ, ये बहुत अच्छा बोला आपने। तो आप अगर यहाँ से अपनी अर्थ को देखोगे तो वो आपको दिख जाएगी ब्लू, और फिर सवाल ये आएगा कि ब्लू क्यों दिखेगी? वाटर की वजह से, ठीक है। फिर आप कोई और प्लैनेट देखोगे तो वो भी आपको दिख जाएगा, कोई और ही कलर ले लेगा, एक और प्लैनेट ले लिया वो भी आपको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से। और ये आपको 24/7 दिखता रहेगा, है ना। दिन और रात का तो चक्कर होगा नहीं यहाँ पे, सन तो वहीं पे, ये तो घूमता तो ये है ना, तो उसका तो कोई चक्कर होगा नहीं, तो इसी वजह से आपको चीज़ें दिखती रहेंगी। अब क्वेश्चन उनका जो आता है स्टार्स वाला, स्टार्स नहीं रिफ्रैक्ट करते बेटा, स्टार्स अपने में ही, जैसे ये सन नहीं है, ये अपने में ही एक सोर्स ऑफ लाइट है। वो खुद ही एक सोर्स है, ऐसा नहीं है कि सन से गई लाइट यहाँ पे टकरा के आपके पास यहाँ पे आई, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है वो ये है कि ये जब यहाँ पे पहुँचेगी तो यहाँ इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा और आपको ऐसे दिखेगा, ये बेंड हो जाएगी लाइट, इस वजह से आपको ये ट्विंकलिंग दिखते रहेगी कि ये टाइम टाइम पे रिफ्रैक्ट कर रही है, कभी ऐसे कभी ऐसे। आप बेंडिंग ऑफ लाइट कह सकते हैं, हाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होगी। अगर आप एक स्टार को बहुत ध्यान से देखो तो आपको वो अलग अलग कलर में भी दिखेगी, तो क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग और बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है। हाँ, वो जल्दी जल्दी इस वजह से होता है क्योंकि जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, इसके डस्ट पार्टिकल मूव करते रहते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल की वजह से वो ब्लिंक कर रहे हैं, वरना ये तो एक कांस्टेंट लाइट आपको दे रहा सन के जैसे। मगर ये क्यों नहीं ऐसे ब्लिंक कर रहा है? क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत कम है, स्टार्स बहुत ही दूर हैं। आप देखोगे नहीं यार, स्टार्स तो सन से भी बड़े होते हैं, सन इज ऑल्सो अ स्टार। हाँ, डिस्टेंस की वजह से इसका साइज बड़ा दिख रहा है। और एक अच्छी बात है कि जो स्टार होंगे जो बहुत ही ज़्यादा चमचमाते रहते हैं, सबसे बड़े जो दिखेंगे, वो क्योंकि इतने पास हैं तो वो आपको ब्लिंक करते हुए नहीं दिखेंगे उतना, क्योंकि उनकी डिस्टेंस वैसे से कम हो गई, वो डिस्टेंस उनकी कम हो गई तो कम स्कैटर करेंगे। वो जो दूर है वही आपको ज़्यादा ब्लिंक करते हुए दिखेंगे। ठीक है, दोनों लोग का डाउट क्लियर? हाँ, मीटियोर आपके अर्थ के ऊपर से जा रहा है। मीटियोर तो वही हो गया ना कि आपका कोई भी जैसे बड़ा स्टोन हो गया, वो चलता चला जा रहा है, दिखेगा अगर वो अर्थ के क्लोज है, इतना क्लोज है कि वो दिख जाए आपको,
जैसे शूटिंग स्टार्स जो होते हैं वही तो होते हैं, दिखते ही तो हैं आपको। जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं वो दिख गए, जो दूर अगर डिस्टेंस करोगे तो नहीं दिख पाएगा, क्योंकि इसकी लाइट बहुत ज़्यादा पहुंचती है तो इसकी लाइट नहीं पहुंच पाती। हाँ अरे यार हुआ ही है, दिन के टाइम भी अगर मान लीजिए कोई एस्टेरॉइड आ गया, नहीं, अगर दिन के टाइम ही एकदम 12 बजे की धूप मान लीजिए आप, उसमें कोई एस्टेरॉइड गिरना चालू कर दिया और उसकी अगर सोर्स ऑफ लाइट सन से भी ज़्यादा है तो आप देखेंगे इमेंस ब्राइटनेस पूरे एटमॉस्फेयर में छा जाएगी। और फिर उसके बाद जब वो गिर जाएगा तो इवन दो इट इज़ नून तब भी आपकी आइज़ को सब कुछ डिम दिखेगा। ये कोई ना कोई वीडियो में हुआ भी था कि कहीं ना कहीं ये एस्टेरॉइड गिरा था शाम के टाइम पे, तो अचानक से पूरा ब्राइट हो गया इलाका। फिर जब वो गिर गया, जब उसकी लाइट ख़त्म हो गई तब पूरा इलाका बहुत डिम लगने लगा, क्योंकि आइज़ भी अपना आयोडोप्सिन और रोडोप्सिन रिलीज़ करती हैं कि जैसे अगर आप सन को देखते रहो फिर अगल बगल की चीज़ें देखो तो सब कुछ ब्लैक दिखेंगी ना, तो रिलीज़ करती हैं एक केमिकल। वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। ठीक है, सब कुछ डिस्टेंस पे ही है। हाँ आप भी कुछ पूछ रहे थे, हो गया क्लियर? ख़त्म करिए चैप्टर, कोई और डाउट उसमें? चलिए इसको ख़त्म करते हैं फिर डिस्कस करते हैं।